तो एएस का रिडॉक्स रिएक्शन आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री चैप्टर का पार्ट है। हमने ओ लेवल में इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ी भी होती है, लेकिन एएस में हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस नहीं पढ़ते। अच्छा, बेसिकली इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज नॉट इलेक्ट्रोलिसिस। इलेक्ट्रोलिसिस जब आपने ओ लेवल में पढ़ी थी, वी यूज टू मेक एन इलेक्ट्रोलिटिक सेल, और उस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में वी यूज टू पुट टू इलेक्ट्रोड्स, अ कैथोड एंड एन एनोड, और we used to pass the electric current through the electrolyte, due to which decomposition of electrolyte used to happen. ठीक है। अच्छा, इलेक्ट्रोलिसिस में आपने एंड में एक छोटा सा पोर्शन पढ़ा होता है ओ लेवल में इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के नाम से, जिसमें वी यूज टू कनेक्ट टू हाफ सेल ऑफ मेटल्स ऑफ डिफरेंट रिएक्टिविटीज, और उससे हम बैटरी बनाते थे। मतलब इसमें बैटरी लगाते नहीं थे, उसमें क्या होता था कि जो मोर रिएक्टिव मेटल है डेट यूज टू गेट ऑक्सीडाइज्ड एंड द लेस रिएक्टिव मेटल रिड्यूसेस। तो इलेक्ट्रॉन्स मोर रिएक्टिव मेटल के हाफ सेल से लेस रिएक्टिव मेटल हाफ सेल की तरफ जाते थे, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से वो बैटरी बन जाता था। तो वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का हमने बहुत छोटा सा पोर्शन ओ लेवल में पढ़ा होता है, लेकिन अब जो है वो इन डेप्थ चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का A2 में, जो हमें पढ़ना है। सही है। तो थोड़ा सा आइडिया अगर किसी को याद आ गया तो ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या था। अगर नहीं याद आया तो कोई मसला नहीं है, हमने अब वो सारी चीजें दोबारा से पढ़नी है। अच्छा, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले, मतलब पूरी नॉलेज देने से पहले, थोड़ा सा हम लोग एएस का रिडॉक्स रिएक्शन रिवाइज करेंगे कि रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है, और थोड़ा सा रिवर्सिबल रिएक्शन, क्योंकि हमने आयनिक इक्विलिब्रियम पढ़ लिया है ऑलरेडी, तो रिवर्सिबल रिएक्शन हमें ऑलरेडी पता है क्या होता है। ली कैटलेस प्रिंसिपल इसमें यूज हो रहा होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। तो ली कैटलेस प्रिंसिपल जो हमने रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए पढ़ा था, वो भी रिवाइज कर लेते हैं अभी। आयनिक इक्विलिब्रियम में तो हमने एक्सटेंडेड वर्जन पढ़ा था A2 का। अच्छा, अब रिडॉक्स रिएक्शन सबको पता होता है। रिडॉक्स रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन टेक्स प्लेस। अब अगर मैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को डिफाइन करने जाऊं, तो ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। और जब भी ऑक्सीडेशन होती है तो हमारे पास जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इंक्रीज हो रही होती है। सही है। अगर किसी को इसमें से कुछ चीज नहीं पता है तो प्लीज रोक के पूछ लेना। ठीक है, हेजिटेट नहीं करना, डजेंट मैटर। एएस में पढ़ा था, ओ लेवल में पढ़ा था, याद नहीं है कोई बात नहीं, पूछ लेना। ठीक है। ऑक्सीडेशन क्या होता है? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जब भी कोई भी एटम या कोई भी मॉलिक्यूल इलेक्ट्रॉन्स लूज करता है, तो उसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो इंक्रीज हो जाती है। यू गाइस नो व्हाट ऑक्सीडेशन स्टेट्स आर? चार्जेस जो होते हैं। तो ड्यूरिंग लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा इंक्रीज होती है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूँ कि मेरे पास क्लोरीन मॉलिक्यूल है, इट लूजेस इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म। अब ये इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, बल्कि क्लोरीन मॉलिक्यूल नहीं, सॉरी, क्लोराइड आइन विल लूज इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म क्लोरीन मॉलिक्यूल। 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन लूज करेगा, Cl2 बनाया ना। तो ये सब आपको पता है सारी चीजें। सोडियम एटम है, इट लूजेस 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म 1 मोल ऑफ सोडियम प्लस 1 आइन। तो ऑक्सीडेशन स्टेट देखो, -1 से 0 हुई है पहली इक्वेशन में, तो दिस इज एन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। दूसरी इक्वेशन में 0 से +1 हुई है, अगेन इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है तो हम कहते हैं कि ऑक्सीडेशन हुई है। यूजुअली हम लोग किसी भी केमिकल इक्वेशन में या केमिकल रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन आइडेंटिफाई ही ऑक्सीडेशन स्टेट से कर रहे होते हैं, इसलिए मैं ऑक्सीडेशन स्टेट ही तुम्हें रिवाइज करवा रहा हूँ। इसी तरह रिडक्शन इज अपोजिट टू दैट ऑफ ऑक्सीडेशन, रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और जब भी इलेक्ट्रॉन कोई भी चीज गेन करता है, कोई भी स्पीशीज जब इलेक्ट्रॉन गेन करता है, तो इसका ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज होता है। तो रिडक्शन इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, एंड ड्यूरिंग रिडक्शन ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है? डिक्रीज होती है। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ड्यूरिंग रिडक्शन डिक्रीजेस। लेट्स से फॉर एग्जांपल, जो मैंने अभी ऊपर सोडियम आइन है, वो दोबारा अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है, मतलब Na+1 आइन, इफ इट गेन्स 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो सोडियम एलिमेंटल फॉर्म में आ जाएगा विद द चार्ज 0। तो दिस इज अगेन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, हेंस डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। सही है। दिस इज ऑक्सीडेशन एंड दिस इज रिडक्शन। ठीक है, होपफुली ये तो बच्चों वाली चीज है, तुम लोगों के लिए पता ही है सब। Cl2, it gains 2 मोल of electron to form 2 मोल of chloride ion. Again, ऑक्सीडेशन स्टेट क्लोरीन मॉलिक्यूल पे 0 है और 0 से -1 हुई है, तो दैट इज अ डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लियर है यहाँ तक बात?
अच्छा जी, इसके बाद दूसरी चीज हमें रिकॉल करनी है रिवर्सिबल रिएक्शन। अब यू गाइस नो व्हाट रिवर्सिबल रिएक्शन आर, क्योंकि हम लोगों ने आयनिक इक्विलिब्रियम अभी पहले पढ़ा है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन क्या होते हैं? द रिएक्शन दैट कैन गो बोथ इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन, जो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट बनाए। ठीक है, सबको पता है रिवर्सिबल रिएक्शन की कहानी। अच्छा, ड्यूरिंग रिवर्सिबल रिएक्शन व्हेन a time comes when rate of forward reaction becomes equals to rate of backward reaction, तो उस पॉइंट पे हम क्या कहते हैं कि केमिकल इक्विलिब्रियम हैज बीन established। तो जो केमिकल इक्विलिब्रियम established हो जाता है तो उसको हम लोग ना इक्विलिब्रिया भी कहते हैं। दिस इज आल्सो नोन एज इक्विलिब्रिया। हमने सेकंड चैप्टर जो A2 का चैप्टर पढ़ा है वो आयनिक इक्विलिब्रिया के नाम से पढ़ा है ना, आयंस के बीच में जो इक्विलिब्रिया established होता है। लेकिन AS में हमने आयंस के इक्विलिब्रिया पे फोकस नहीं किया था, हम लोगों ने फोकस किया था नॉर्मल मॉलिक्यूलर फॉर्म में, एलिमेंटल फॉर्म में जो आपका इक्विलिब्रिया एस्टैब्लिश हो रहा था। आयंस का इक्विलिब्रिया क्या मतलब है? लेट्स से अगर मैं कहूं कि Na+1 आयन है, इट गेन्स 1 इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म सोडियम इन एलिमेंटल फॉर्म Na। लेकिन अगर यही रिएक्शन हम बैकवर्ड कर दें तो जब ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा तो दिस इज रिडक्शन, राइट, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। और जब ये रिएक्शन बैकवर्ड आएगा तो दिस इज ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है। तो ये इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाएगा। टाइम विल कम व्हेन द फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू द बैकवर्ड रिएक्शन, देन अ केमिकल इक्विलिब्रियम विल बी एस्टैब्लिश्ड, जिसको हम इक्विलिब्रिया भी कहते हैं। और क्योंकि इस रिएक्शन में फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिडक्शन हो रही है, बैकवर्ड डायरेक्शन में ऑक्सीडेशन हो रही है, तो ये रिएक्शन साथ में रिडॉक्स भी कहलाएगा और इसमें इक्विलिब्रिया भी एस्टैब्लिश्ड हो रहा है। तो इसको हम पूरे रिएक्शन को रिडॉक्स इक्विलिब्रिया के नाम से भी बुलाएंगे। ठीक है, रिडॉक्स इक्विलिब्रिया कब बनेगा? ऐसा रिवर्सिबल रिएक्शन जिसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड रिएक्शन में एक में ऑक्सीडेशन हो रहा हो, दूसरे में रिडक्शन हो रहा हो। और रिवर्सिबल रिएक्शन है तो टाइम विल कम व्हेन इक्विलिब्रियम विल एस्टैब्लिश्ड, तो सच अ रिएक्शन वुड बी कॉल्ड एज रिडॉक्स इक्विलिब्रियम। सही है, कोई कंफ्यूजन यहाँ तक? नो सर। चलो, अब देखो आपके पास लास्ट चीज जो हमें रिकॉल करनी है ना, ली चैटलेस प्रिंसिपल याद है किसी को? हाँ भाई, मरियम, सलमान, यास्मीन, इसमें पढ़ा था ना ली चैटलेस प्रिंसिपल। उसकी क्या स्टेटमेंट थी? इन अ रिवर्सिबल रिएक्शन चेंजिंग रिएक्शन पैरामीटर्स सच एज concentration, pressure and temperature shifts the equilibrium in a way to oppose that change। याद आया? ली जी चैटलेस सर। प्रिंसिपल मतलब हम कहते थे ना क्या क्या रिएक्टेंट साइड की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो रही है तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड्स राइट हैंड साइड। अगर हम कहते थे कि रिएक्टेंट हैंड साइड की कंसंट्रेशन कम हो रही है रिएक्टेंट्स की, तो पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम विल शिफ्ट टुवर्ड लेफ्ट हैंड साइड। अगर तो फॉरवर्ड रिएक्शन एंडोथर्मिक होता है तो इंक्रीजिंग टेंपरेचर शिफ्ट द इक्विलिब्रियम टुवर्ड्स राइट हैंड साइड, मतलब मोर प्रोडक्ट विल फॉर्म। बट इफ द फॉरवर्ड रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, so increasing temperature shift the equilibrium towards left hand side, more reactants are formed। वो था ली चैटलेस प्रिंसिपल जो हम ओ लेवल से पढ़ते आए, फैक्टर्स अफेक्टिंग पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम के नाम से। एंड द फैक्टर्स अफेक्टिंग पोजीशन ऑफ इक्विलिब्रियम्स आर एक्चुअली गवर्न्ड बाय द ली चैटलेस प्रिंसिपल। सही, दिस इज ली चैटलेस प्रिंसिपल। ठीक है, मैं लेके इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि आपको ऑलरेडी सारी चीजें पता है, तो हम बस ना बता रहा हूँ कि ये चीजें इस चैप्टर में आगे रिक्वायर्ड हैं, सारे एस की नॉलेज आपकी यूज हो रही होगी। अच्छा, ओ लेवल में आपने इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ा था, मैं थोड़ा सा ना पहले आपको ओ लेवल का इलेक्ट्रोलिसिस रिकॉल करवा देता हूँ क्योंकि आगे ये भी यूज होगा और इससे मिलता जुलता ही होता है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री भी। तो इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन जो हम पढ़ते थे ना वो क्या होती थी? इलेक्ट्रोलिसिस इज द डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट या किसी भी कंपाउंड जो इलेक्ट्रोलाइट बना हुआ है इनटू इट्स एलिमेंट बाय पासिंग इलेक्ट्रिक करंट थ्रू इट।
इलेक्ट्रोलिसिस, अब A2 में आपको इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन नहीं मांगेगा, मैं सिर्फ रिकॉल करवा रहा हूँ. इट इज द decomposition of electrolyte into its elements by passing electric current through it. देखो जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ते थे, लेट्स से इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous dilute sodium chloride. ठीक है, NaCl in aqueous form. तो इसमें हमारे पास जो इलेक्ट्रोलाइट होता है वो Na पॉजिटिव आइन होगा, उसमें Cl नेगेटिव आइन होगा. एक्वस है तो H पॉजिटिव आइन और OH नेगेटिव आइन होता था. तो हम एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेते थे और उस इलेक्ट्रोलाइटिक सेल में हम लोग ग्रेफाइट की इलेक्ट्रोड डालते थे. वन इलेक्ट्रोड to be connected with the negative terminal of a battery and the other with the positive terminal of a battery. The electrode connected to the negative terminal of a battery has a negative charge or negative polarity, and the electrode connected to the positive terminal of a battery will have positive charge or positive polarity. So negatively charged electrode को we used to call cathode, and positively charged electrode were used to call anode. और इसमें जो आइंस होते थे हमारे पास, अब सोडियम क्लोराइड है ना, एक्वस सोडियम क्लोराइड, तो इसमें जो आइंस होंगे वो Na पॉजिटिव आइन, Cl नेगेटिव आइन और एक्वस की वजह से H पॉजिटिव आइन और OH -1 आइन भी होता था. अच्छा, कैथोड को हम डिफाइन कैसे करते थे? कैथोड इज द इलेक्ट्रोड वेयर रिडक्शन टेक्स प्लेस. अभी भी ऐसे ही डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में इसको. तो कैथोड is the electrode where reduction takes place, and reduction is gain of electrons. और इलेक्ट्रोलिसिस में जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है दैट इज कैथोड. तो जो नेगेटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड है उस पे पॉजिटिवली चार्ज आइन, सोडियम आइन एंड H पॉजिटिव आइन विल गेट अट्रैक्टेड, बट दोनों में से कोई एक रिड्यूस्ड होगा. और कौन सा रिड्यूस्ड होता था? जो रिएक्टिविटी सीरीज में नीचे होता था. और रिएक्टिविटी सीरीज हमारे पास क्या आती? पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड एंड प्लेटिनियम. अब ये आपको याद नहीं करनी है रिएक्टिविटी ऑर्डर. A2 की में डेट आपके साथ ये क्वेश्चंस में गिवन होगा. अच्छा, तो अब जो डाउन द ग्रुप रिएक्टिविटी डिक्रीज होती थी, तो जो डाउन द ग्रुप होता है हाइड्रोजन जैसे नीचे है रिएक्टिविटी सीरीज में, तो वो रिड्यूस्ड होगा. H पॉजिटिव आइन, Na पॉजिटिव आइन रिड्यूस नहीं होगा था. H पॉजिटिव आइन विल गेन 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म H2 गैस. 2 मोल ऑफ H पॉजिटिव आइन विल गेन 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन. तो ये कैथोड पे ये रिएक्शन होता था, रिडक्शन, जिसमें से हाइड्रोजन. देखो अब इलेक्ट्रोलिसिस की डेफिनेशन क्या देखिए हमने? डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट बाय पासिंग इनटू इट्स एलिमेंट्स. तो हाइड्रोजन आयन की एलिमेंटल फॉर्म क्या है? H2 है ना. तो एलिमेंटल फॉर्म बन जाती है, इसलिए इसको हम कहते हैं कि डिकम्पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इनटू इट्स एलिमेंट्स. तो एलिमेंटल फॉर्म बन गई. हाइड्रोजन एलिमेंटल फॉर्म में H2 गैस में होता है.
सिमिलरली अगर हम एनोड को रिकॉल करें तो एनोड वाज अ पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोड और एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होती है। तो एनोड इज द इलेक्ट्रोड वेयर ऑक्सीडेशन टेक्स प्लेस। तो इलेक्ट्रोड where oxidation takes place, that is anode। अब एनोड पॉजिटिव है तो जो इसमें नेगेटिवली चार्ज आयन है हमारे पास, जिसमें नेगेटिवली चार्ज आयन में क्लोराइड आयन है और हाइड्रोक्साइड आयन है, तो इसमें से जब डाइल्यूट होता है हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट तो हमेशा हाइड्रोक्साइड आयन यूज्ड टू गेट ऑक्सीडाइज्ड। इनका भी अपना एक रिएक्टिविटी ऑर्डर था, इफ यू रिकॉल दैट। तो सबसे पहले आता था सल्फेट एनाइंस का भी रिएक्टिविटी ऑर्डर था ना, सल्फेट, नाइट्रेट, क्लोराइड, हाइड्रोक्साइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड। तो जो नीचे होता है वो ऑक्सीडाइज इजिली हो जाता है। तो हाइड्रोक्साइड आयन यूज टू गेट ऑक्सीडाइज मोस्टली। कंसंट्रेटेड में क्लोराइड होता था, बट अगेन इस इंफॉर्मेशन को अब हमें जरूरत नहीं है, हम तो ली चैटलेस प्रिंसिपल से देखेंगे। कंसंट्रेटेड वो तो अब रट्टा लगवाते थे ओ लेवल में, रीजन नहीं बताते थे कि भाई कंसंट्रेटेड है तो क्यों क्लोराइड आयन ऑक्सीडाइज होगा, हाइड्रोक्साइड आयन क्यों ऑक्सीडाइज नहीं होगा। तो अब ये रीजन से सीखेंगे हम लोग, ठीक है। अब याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसको। तो फिलहाल क्लोराइड आयन ऑक्सीडाइज नहीं होता था, हाइड्रोक्साइड आयन ऑक्सीडाइज होता था टू फॉर्म 4 मोल ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन यूज्ड टू गेट ऑक्सीडाइज टू फॉर्म 2 मोल ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन बाय लूजिंग 4 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ओ लेवल में ये इक्वेशन याद करते थे, ए लेवल में ये इक्वेशन क्वेश्चन के साथ गिवन होगी, याद नहीं करनी पड़ेगी। पहले डाटा बुकलेट में गिवन होती थी, क्योंकि अब डाटा बुकलेट नहीं मिलेगी, जो भी डाटा रिक्वायर्ड है वो क्वेश्चंस के साथ अटैच्ड होगा, तो हमें ये इक्वेशन भी अब याद करनी नहीं पड़ेगी। रिकॉल हुआ कुछ इलेक्ट्रोलिसिस क्या था? yes, sir. ठीक है, अब आगे बढ़े। यस सर। कोई सवाल तो नहीं है यहाँ तक किसी का? नहीं सर। ठीक। अच्छा, हमने रिडॉक्स इक्विलिब्रिया देखा। अब बेसिकली पता है होता क्या है, जरा रिडॉक्स इक्विलिब्रिया को ना रिविजिट करते हैं, दोबारा देखते हैं क्या मतलब है इस बात का। देखो, अगर मेरे पास कोई मेटल पॉजिटिव आयन है इन एक्वस फॉर्म, दैट्स से जिंक 2 पॉजिटिव आयन है, ठीक है। रिडॉक्स इक्विलिब्रिया की मैंने बात तो बता दी ना कि होता क्या है। इक्विलिब्रियम रिएक्शन क्या होता है? रिएक्शन दैट गोज बोथ इन फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड डायरेक्शन। और रिडॉक्स इक्विलिब्रियम क्या होगा? ऐसा इक्विलिब्रियम रिएक्शन जिसमें एक डायरेक्शन में ऑक्सीडेशन हो रही हो और एक डायरेक्शन में रिडक्शन हो रही हो, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को हम कहेंगे रिडॉक्स इक्विलिब्रियम, ठीक है। लेकिन रिडॉक्स इक्विलिब्रिया जो स्टैब्लिश्ड होता है ना, वो स्टैब्लिश होता है बिटवीन टू केमिकली रिलेटेड स्पीशीज, मतलब जिंक आइंस और जिंक एलिमेंटल फॉर्म। जिंक एटम्स में रिडॉक्स इक्विलिब्रिया एस्टैब्लिश हो सकता है, कॉपर एटम्स और कॉपर आइंस में रिडॉक्स इक्विलिब्रिया एस्टैब्लिश हो सकता है, सही। तो अगर रिडॉक्स इक्विलिब्रिया के बारे में लिखना चाहते हो कि याद नहीं रहेगा, तो रिडॉक्स इक्विलिब्रियम क्या होता है? रिएक्शन दैट गोज बोथ, रिवर्सिबल रिएक्शन विथ, तो मैं लिखवा देता हूँ, रिवर्सिबल reaction with oxidation and reduction taking place simultaneously. This is redox equilibrium। और redox equilibrium हमेशा स्टैब्लिश होता है बिटवीन टू केमिकली रिलेटेड स्पीशीज।
लेकिन उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट डिफरेंट होनी चाहिए। ये भी लिख लेते हैं, रेडॉक्स equilibrium is established between two chemically related species that are in different oxidation state। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास जिंक के एटम्स हैं एलिमेंटल फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में, और ये एक्वस सॉल्यूशन में हमने डाला हुआ है जिंक। तो कुछ जिंक के एटम्स दे आर बीइंग ऑक्सीडाइज्ड टू फॉर्म जिंक 2 पॉजिटिव एक्वन साइन बाय लूजिंग 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। रिएक्शन फॉरवर्ड भी जा रहा है, बैकवर्ड भी जा रहा है। चलो इसको ना इस फॉर्म में लिख देते हैं, ज्यादा आसान लगता है। Zn2 positive ion aqueous form when they gain 2 mole of electron to form 1 mole of zinc in an elemental form. This reaction goes in forward as well as in backward direction. जब ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा तो उस वक्त क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हो रही है, सॉरी रिडक्शन हो रही है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहा है ना। जिंक 2 पॉजिटिव आयन इज गेनिंग इलेक्ट्रॉन, और क्या हो रहा है, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, 2 पॉजिटिव से 0 हो जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट इसका। और जब ये रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, द फॉरवर्ड डायरेक्शन मींस के Zn2 पॉजिटिव एक्वस आयंस आर गेनिंग 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Zn। देखो स्टेट सिंबल पे मैं काफी जोर दे रहा हूँ, ये स्टेट सिंबल में मिस आउट नहीं कर रहा हूँ हर इक्वेशन में, उसका रीजन है, मतलब आप भी नहीं मिस आउट करना, आगे समझ आएगा रीजन। बैकवर्ड डायरेक्शन में ऑक्सीडेशन होगी, मतलब इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट होगी। जैसे Zn एलिमेंटल फॉर्म से इलेक्ट्रॉन लूज करके वापस Zn2 पॉजिटिव आयन बना रहा है एक्वस आयंस बाय लूजिंग 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। समझ आई बात, इसका क्या मतलब। अच्छा ये करवाएंगे कैसे, इसको करवाना बहुत आसान है, प्रैक्टिकली बात कर रहा हूँ, इसको प्रैक्टिकली ये काम करवाना ना बहुत आसान है। हम क्या करेंगे, हम एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल लेंगे, सिंपल सा कंटेनर लो, उसके अंदर कोई ऐसा सॉल्ट डालो जिसमें जिंक 2 पॉजिटिव आयन हो। ठीक है, आप जिंक नाइट्रेट डाल दो, कोई भी सॉल्युबल सॉल्ट जिंक का, ठीक है, जिंक 2 नाइट्रेट डाल दो, और उसके अंदर जो है ना आप एक जिंक मेटल इलेक्ट्रोड डिप कर दो। जिंक की मेटल की रॉड लो, स्टील स्ट्रिप ले लो, कुछ भी ले लो, आपने बस वो डिप करना है इसमें। तो देखो ये जो हमारे पास जिंक की स्ट्रिप है, इसके अंदर जिंक एलिमेंटल फॉर्म में, मतलब इसके अंदर जो जिंक एटम्स हैं दे आर इन एलिमेंटल फॉर्म ना, सॉलिड फॉर्म में, Zn एटम्स हैं इसमें, राइट। अब होता है क्या है कि जब हम इसको इसमें डिप करते हैं ना, तो कुछ जिंक के एटम्स ऑक्सीडाइज्ड होके आयनिक फॉर्म में आ जाते हैं, क्योंकि इसके इर्द गिर्द जो होंगे ना सारे Zn2 पॉजिटिव आयन्स होंगे पानी के अंदर।
इसमें सारे Zn2 पॉजिटिव आइंस होंगे जो इसमें फैले हुए होंगे। अब होता क्या है कि कुछ जिंक के एटम्स ऑक्सीडाइज होके आयनिक फॉर्म में आ जाते हैं और कुछ जिंक के आयन्स रिड्यूस्ड होके एलिमेंटल फॉर्म में चले जाते हैं। और एक टाइम ये आता है, मतलब ये दोनों काम हो रहे हैं एक साथ, मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है। मतलब जो ऊपर इक्वेशन हमने बनाई भी है ना, ये वाली इक्वेशन फॉलो होगी इसमें खुद ब खुद ही। एक टाइम बाद ये आता है कि इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाता है, उसको हम कहते हैं रेडॉक्स इक्विलिब्रियम। दैट्स इट। अब ये जिंक के साथ भी हो सकता है, कॉपर के साथ भी हो सकता है, किसी भी मेटल के साथ हो सकता है। अभी फिलहाल हम सिर्फ मेटल्स का देख रहे हैं, सिर्फ आयनिक सोल्यूशन नहीं देख रहे, किसी भी मेटल के साथ हो सकता है। अब देखो होता है क्या है, यही काम कॉपर के साथ भी होगा। देखो अगर मेरे पास अगेन मैं ना एक इसी तरह से कंटेनर लूं, जिसमें मैंने डाला क्या, जिंक आइंस, मतलब कोई भी इलेक्ट्रोलाइट, कोई भी ऐसा सॉल्यूशन जिसमें जिंक 2 पॉजिटिव आइंस है। ठीक है, मैं आप जिंक नाइट्रेट ले लो या कुछ भी ले लो, बस ना मैं सिर्फ जिंक 2 पॉजिटिव आइन शो कर रहा हूँ, जिंक 2 पॉजिटिव आइन एक्वस फॉर्म में। और जो दूसरा मैंने इलेक्ट्रोलाइट लिया उसके अंदर मैंने लेट से कॉपर 2 पॉजिटिव आइन ले लिया एक्वस फॉर्म में। और जिसमें जिंक इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब जिसमें जिंक 2 पॉजिटिव आइंस है, उसके अंदर जो मैंने इलेक्ट्रोड डाली वो जिंक मेटल की डाली। और जिसमें कॉपर 2 पॉजिटिव आइंस हैं उसमें जो मैंने इलेक्ट्रोड डाली वो कॉपर 2 पॉजिटिव आइन, मतलब कॉपर की इलेक्ट्रोड डाली। मतलब ये कॉपर इलेक्ट्रोड जो होगी वो सॉलिड फॉर्म में होगी ना, कॉपर एलिमेंटल फॉर्म में, कॉपर सॉलिड। और जो जिंक की इलेक्ट्रोड होगी वो जिंक एलिमेंटल फॉर्म में होगी, जिंक सॉलिड। अच्छा, अब देखो इन दोनों में, एक में कॉपर 2 पॉजिटिव आइंस है इलेक्ट्रोलाइट में, और एक में जिंक 2 पॉजिटिव आइंस है। तो पहले वाले जो लेफ्ट वाला सेल है हमारा, इसको सेल कहते हैं, हाफ सेल। अभी पढ़ेंगे टर्मिनोलॉजी सारी। तो जो लेफ्ट वाला हाफ सेल है, इनको ना हम हाफ सेल्स कहेंगे। इसको लेफ्ट वाले हाफ सेल को हम कहेंगे जिंक हाफ सेल। दिस इज जिंक हाफ सेल। और जो राइट वाला हाफ सेल है इसको हम कहेंगे कॉपर हाफ सेल। तो जो जिंक हाफ सेल है उसमें देखो ये इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड होगा। अच्छा, इक्विलिब्रियम में ना हमेशा इस फॉर्म में लिखूंगा, मतलब इलेक्ट्रॉन्स लेफ्ट हैंड साइड पे लिखूंगा, मतलब लेफ्ट टू राइट रिडक्शन की फॉर्म में लिखनी है और राइट टू लेफ्ट ऑक्सीडेशन की फॉर्म में। और जो राइट वाला हाफ सेल है, कॉपर 2 पॉजिटिव आइन एक्वस फॉर्म में, gaining 2 mole of electron to form copper in elemental form। यहाँ पे एक्वस लिखना भूल गया। सही है। अच्छा, अब देखो रिएक्टिविटी ऑर्डर अगर हम ओ लेवल का रिकॉल करें तो कौन सा मेटल ज्यादा रिएक्टिव है इसमें से, जिंक या कॉपर? पूछ कॉपर। रहा हूँ। रिएक्टिविटी ऑर्डर जो था, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक,
कॉपर तो नीचे आता है, कॉपर सिल्वर गोल्ड प्लेटिनम। हाँ, जिंक जिंक जिंक। ठीक है, देखो मेटल जो होते हैं ना, दे वांट टू लूज इलेक्ट्रॉन, ऑल द मेटल्स। लेकिन जब दो मेटल एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं ना, इफ यू रिमेंबर द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन इन ओ लेवल, द मोर रिएक्टिव मेटल डिस्प्लेसेस द लेस रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये है कॉपर टू सल्फेट सोल्यूशन होता था, इसमें अगर मैं जिंक टू पॉजिटिव आयन डालूं, तो जिंक टू पॉजिटिव आयन जो होते हैं वो मोर रिएक्टिव होते हैं, तो वो कहता है कि भाई सॉरी, जिंक टू पॉजिटिव आयन ही जिंक एलिमेंटल फॉर्म में डालूं। तो कॉपर जो है इसमें टू पॉजिटिव आयन की फॉर्म में, तो कॉपर को हटा के खुद ऑक्सीडाइज होके सल्फेट के साथ लग जाता था, और कॉपर को जबरदस्ती पकड़ के रिड्यूस करा देता था। और इसमें हम ये पढ़ते थे कि जो मोर रिएक्टिव मेटल है, मेटल वो ऑक्सीडाइज होता है जब एक दूसरे के आमने सामने आ जाते हैं ना, मोर रिएक्टिव मेटल और लेस रिएक्टिव मेटल। तो मोर रिएक्टिव मेटल ऑक्सीडाइजेस, और जो लेस रिएक्टिव मेटल है उसको फिर मजबूरन रिड्यूस होना पड़ता है। लेस रिएक्टिव मेटल रिड्यूसेस। सही। अच्छा, तो जिंक और कॉपर में मोर रिएक्टिव जिंक है। अगर मैं इनको, जिंक और मेटल, ये जो इलेक्ट्रोड्स है ना, इसको हम इलेक्ट्रोड ही बोलेंगे, जिंक इलेक्ट्रोड। जो कॉपर की इलेक्ट्रोड है उसको फिर हम कॉपर इलेक्ट्रोड बोलेंगे। अगर इन इलेक्ट्रोड को ना मैं एक मेटल वायर से कनेक्ट कर दूं, तो देखो क्या होगा, जिंक बीइंग मोर रिएक्टिव, जिंक जो है ना वो ऑक्सीडाइज होगा और कॉपर रिड्यूस्ड होगा। अगर जिंक ऑक्सीडाइज्ड होगा तो वो इलेक्ट्रॉन लूज करेगा ना, तो वो देखो जिंक ऑक्सीडाइज होगा तो एटम इलेक्ट्रॉन लूज करके आयनिक फॉर्म में आएंगे ना, तो जिंक एटम जिंक इलेक्ट्रोड में, और जिंक आइंस कहाँ पे है, जिंक इलेक्ट्रोलाइट में। तो जो जिंक एलिमेंटल फॉर्म में है, इट विल गेट ऑक्सीडाइज्ड। मतलब ये जो दो इक्वेशंस हैं, इनको अगर मैं देखूं तो इसमें क्या होगा कि जो जिंक वाली इक्वेशन है वो राइट टू लेफ्ट शिफ्ट होगी। जिंक विल लूज इलेक्ट्रॉन, और वो इलेक्ट्रॉन जिंक एटम जो है वो इलेक्ट्रॉन अपने लीव करके इस इलेक्ट्रोड पे लीव करके इलेक्ट्रोलाइट के अंदर आ जाएंगे, जिंक आइंस बना लेंगे। और वो जो इलेक्ट्रोड पे इलेक्ट्रॉन लीव करेंगे, जब वहां पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाएगा तो वो इलेक्ट्रॉन जो है इस वायर के थ्रू मूव करेगा। और कॉपर क्योंकि लेस रिएक्टिव मेटल है जिंक, तो वो मजबूरन उसको ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा, चाहता तो वो भी नहीं था ऑक्सीडाइज होना, लेकिन जब जबरदस्ती इलेक्ट्रॉन्स आएंगे कैथोड पे, तो कॉपर कैथोड इलेक्ट्रॉन रख नहीं सकती, तो क्या करेगी, सोल्यूशन में जो कॉपर टू पॉजिटिव आयंस है ना, वो इलेक्ट्रॉन उठा के उनको दे देगी। और वो इलेक्ट्रॉन जब इनके पास आएंगे कॉपर टू पॉजिटिव आयन के पास, तो कॉपर टू पॉजिटिव आयन इलेक्ट्रॉन गेन करके क्या हो जाएंगे, रिड्यूस्ड। तो कॉपर वाली इक्वेशन रिड्यूस्ड होगी, लेफ्ट टू राइट जाएगी। जिंक वाली इक्वेशन ऑक्सीडाइज्ड होगी, राइट टू लेफ्ट जाएगी। जिंक इलेक्ट्रॉन लूज करेगा और वो इलेक्ट्रॉन कॉपर हाफ सेल की तरफ जाएंगे। सही है। तो अगर मैं ये जो हाफ सेल मेरे बने, इस कॉपर हाफ सेल और जिंक हाफ सेल जो मैंने कनेक्ट किया है, अगर ये जो मैंने वायर लगा है, देखो करंट तो फ्लो हो रहा है ना, और फ्लो ऑफ करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी, राइट। इलेक्ट्रिक करंट है ना, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इलेक्ट्रिक करंट। अगर मैं इन दोनों हाफ सेल के बीच में कोई डिवाइस लगा दूं, लेट से बल्ब लगा दूं, तो बल्ब जलेगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी फ्लो हो रही है। या चलो हम इनके बीच में अगर वोल्ट मीटर लगा दें, वोल्ट मीटर का काम क्या होता है, टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट।
तो वोल्ट मीटर पे डिफ्लेक्शन आएगी या कोई वोल्टेज की वैल्यू आएगी। दिस शोज के इलेक्ट्रॉन्स आर मूविंग फ्रॉम जिंक हाफ सेल यानी कि मोर रिएक्टिव हाफ सेल टू लेस रिएक्टिव हाफ सेल यानी कि कॉपर हाफ सेल, जिसकी वजह से इन दो हाफ सेल को आपस में जब कनेक्ट किया है तो एक वोल्टेज प्रोड्यूस्ड हुआ है, और उस वोल्टेज को हम किसी भी काम के लिए यूज कर सकते हैं। अगर देखो एक अकेला हाफ सेल है ना तो इलेक्ट्रॉन उसके जाएंगे कहाँ, कहीं जाने के लिए नहीं है। अगर दो हाफ सेल कनेक्ट करेंगे, दो मेटल हाफ सेल, तो इलेक्ट्रॉन्स विल मूव फ्रॉम मोर रिएक्टिव मेटल टू लेस रिएक्टिव मेटल हाफ सेल। सही है। तो जो वोल्टेज प्रोड्यूस हो रहा है, मतलब बिजली जो प्रोड्यूस हो रही है, उसको हम यूज कर सकते हैं। जो हम बैटरी बनाते हैं ना, मतलब जो आपके मोबाइल फोन की बैटरी है, जो आपके जो पेंसिल सेल्स है उनकी बैटरी है, ये सारी बैटरी क्या है, वो यही तो है, दो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स है। लेकिन हमें इस तरह के सेल्स तो नहीं दिखते बने हुए। बेसिकली जैसे पेंसिल सेल होता है, जो रिमोट कंट्रोलर्स में आप पेंसिल सेल डालते हो, वो क्या होता है, यही तो होता है। देखो इलेक्ट्रॉन जिंक हाफ सेल से निकल रहे हैं ना, तो जहां से बैटरी के जिस टर्मिनल से इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं उसको आप नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी कहते हो ना, और जिस टर्मिनल पे इलेक्ट्रॉन जाते हैं उसको आप पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी कहते हो। तो जो जिंक हाफ सेल है वो नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अ बैटरी है, क्योंकि यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं। मतलब इन अदर वर्ड्स मैं ये कह सकता हूँ कि जिंक हाफ सेल नेगेटिव टर्मिनल है। नेगेटिव टर्मिनल कौन होगा, हमेशा मोर रिएक्टिव मेटल। जो मोर रिएक्टिव मेटल का हाफ सेल होगा वो नेगेटिव टर्मिनल होगा, और जो कॉपर है वो कॉपर हाफ सेल पॉजिटिव टर्मिनल है। मतलब जो लेस रिएक्टिव मेटल होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल बनेगा, क्योंकि उसने रिड्यूस्ड होना है ना, उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे। और मोर रिएक्टिव मेटल ऑक्सीडाइज होगा, उससे इलेक्ट्रॉन जाएंगे, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। देखो जो हम बैटरी बनाते हैं, बैटरी यही तो होती है। बैटरी में जैसे अब पेंसिल सेल जो होता है, पेंसिल सेल देख लो, चलो सबने देखा हुआ है। इसमें एक सिलेंडर होता है पेंसिल सेल में, जो कि ना जिंक का बना हुआ होता है, जिंक इलेक्ट्रोड का। और इसके अंदर हम एक कॉपर की रॉड डाल देते हैं अंदर, ये अंदर रहना इसके, तो इसे डॉटेड बना रहा हूँ सेल के। टच नहीं हो रही है एक दूसरे से। अच्छा, ये जो सिलेंडर है ना वो जिंक का बना हुआ है, जिंक मेटल सिलेंडर। और इसकी ये जो ब्लू कलर की रॉड है, जो चोंच नहीं निकली हुई होती पेंसिल सेल की, जिसे पॉजिटिव लिखा हुआ होता है, वही है। क्योंकि कॉपर हाफ सेल देखो पॉजिटिव टर्मिनल है, और नीचे जो जिंक हाफ सेल है इसको नेगेटिव टर्मिनल बनाया हुआ है। तो दिस इज कॉपर रॉड। और इनके अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ होता है, इसमें जिंक आइंस भी होंगे। जो इलेक्ट्रोलाइट हम कंसंट्रेटेड इलेक्ट्रोलाइट लेते हैं पेस्ट की फॉर्म में, इसमें जिंक आइंस भी होंगे और कॉपर टू पॉजिटिव आइन भी होंगे। तो अंदर यही रिएक्शन हो रहा होगा। लेकिन जिंक जो सिलेंडर है वो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लूज कर रहे हैं ना, अपने सिलेंडर के ऊपर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। लेकिन कॉपर और जिंक का कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है वायर के थ्रू। तो अगर हम नेगेटिव टर्मिनल पे वायर लगाते हैं और उसको पॉजिटिव टर्मिनल तक ले जाते हैं, तो बीच में अगर मैंने बल्ब लगाया तो बल्ब जलेगा ना, क्योंकि जिंक हाफ सेल से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, क्योंकि वो ऑक्सीडाइज हो रहा है। बल्ब से क्रॉस कर रहे हैं, बल्ब जल रहा है, और वो
कॉपर रॉड की तरफ जा रहा है। समझ आई बात? जी सर। आगे बढ़े। जी। तो लेकिन देखो, इलेक्ट्रिकल कनेक्शंस के लिए ना हमें ये पता होना जरूरी है, हमें ये पता है ऑलरेडी बल्कि ना, कि सर्किट कंप्लीट होना चाहिए। लेकिन ये जो दो हाफ सेल है ना, इलेक्ट्रॉन निकल तो गए जिंक इलेक्ट्रोड से, जिंक हाफ सेल से और कॉपर हाफ सेल की तरफ चले गए, लेकिन सर्किट कंप्लीट नहीं है। लेकिन दो हाफ सेल में आप वापस कनेक्शन नहीं बना हुआ। तो वो जो कनेक्शन बनाते हैं ना हम लोग दो हाफ सेल के बीच में, देखो वो पेंसिल सेल में तो मिक्स हुए हुए है ना इलेक्ट्रोलाइट, उसमें तो कनेक्शन बना हुआ है। इस तरह से जो तो हम दो हाफ सेल बनाते हैं, तो वो जो कनेक्शन हम बनाते हैं वो बनाते हैं थ्रू सॉल्ट ब्रिज। दिस इज नोन एज सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज बेसिकली क्या होता है कि इसके ना कुछ आयंस होते हैं इसके अंदर। वो आयंस क्या होते हैं, जैसे पोटेशियम नाइट्रेट है। जैसे देखो लेफ्ट वाले हाफ सेल में जिंक टू पॉजिटिव आयन की क्वांटिटी बढ़ी है, पॉजिटिव आयन की क्वांटिटी बढ़ी है। तो सॉल्ट ब्रिज में से जो नेगेटिव आयन होंगे वो निकल के लेफ्ट वाले हाफ सेल में चले जाएंगे। जैसे पोटेशियम नाइट्रेट है ना, इसमें के पॉजिटिव आयन और NO3 - 1 आयन होता है। तो जो नेगेटिव आयन है वो इसमें चले जाएंगे, और जो पॉजिटिव आयन है वो दूसरे हाफ सेल में चले जाएंगे, क्योंकि दूसरे हाफ सेल में पॉजिटिव आयन की क्वांटिटी बढ़ रही है। तो उसको बैलेंस करने के लिए उसमें, सॉरी, पॉजिटिव आयन की क्वांटिटी कम हो रही है, तो बैलेंस करने के लिए पोटेशियम आयन वहां चला जाएगा। अब जाता है कैसे सॉल्ट ब्रिज में से आयन, सॉल्ट ब्रिज जैसे ना फिल्टर पेपर लेके उसको सॉल्ट में भिगो के डाल दो, एक एंड लेफ्ट वाले इलेक्ट्रोलाइट में, एक एंड राइट वाले इलेक्ट्रोलाइट में। यह एक प्लास्टिक की ट्यूब होती है जिसमें हम पोटेशियम नाइट्रेट का ना पेस्ट भर देते हैं। सॉल्ट ब्रिज के बारे में ना ज्यादा पूछता नहीं है, बस लेवल करना आपको आना चाहिए। ठीक है। अब सॉल्ट सर ब्रिज, मुझे सॉल्ट ब्रिज का सही तरह से समझ नहीं आया। देखो सॉल्ट ब्रिज के बारे में बस आप ये याद रखो कि सॉल्ट ब्रिज दो इलेक्ट्रोलाइट का कनेक्शन बनाता है। और इसकी नीड क्या होती है, तुम चाहो तो नीड लिख लो इसकी, नीड फॉर सॉल्ट ब्रिज। बेसिकली जो सॉल्ट ब्रिज है ना, वो इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कंप्लीट करता है सर्किट का बाय कनेक्टिंग टू सॉल्यूशन। ठीक है, इसको ना हम वायर से कनेक्ट करके नहीं कर सकते। अगर आप बोलो कि भाई एक तार लो, तार का एक सिरा एक इलेक्ट्रोलाइट में डालो, दूसरा सिरा दूसरे इलेक्ट्रोलाइट में डालो। भाई देखो इलेक्ट्रोलाइट में जो इलेक्ट्रिकल कंडक्शन होती है वो होती है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री आयंस। तो वो कोई आयनिक कंपाउंड या ऐसा कोई चीज कर सकती है जिसमें फ्री आयंस हो। इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रॉन नहीं तैरता। इलेक्ट्रॉन तो वायर में चलता है या कंडक्टर में या मेटल में चलता है। इलेक्ट्रोलाइट में इलेक्ट्रॉन नहीं स्विमिंग करने वाला। वो आयंस हैं जो कि इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करवाते हैं इलेक्ट्रोलाइट में। तो इसलिए सॉल्ट ब्रिज में आयंस हम लेते हैं ताकि इलेक्ट्रोलाइट का कनेक्शन बना सके। एक बार देता हूँ, चलो ये salt bridge is needed to electrically complete the circuit by connecting two electrolytes. ठीक है, and this cannot be done by a wire.
क्योंकि वायर में सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं। क्योंकि मेटेलिक कंडक्टर होता है ना वो। ओके सर। So to move ions, we need salt bridge. यूजुअली सॉल्ट ब्रिज जो है ना वो लैब में तो हम फिल्टर पेपर से बना लेते हैं, लेकिन उसमें जो पोटेशियम नाइट्रेट का सोल्यूशन होता है उसमें डिप करके हम लोग उसको बना लेते हैं। सॉल्ट ब्रिज जितना ज्यादा पावरफुल होगा उतना ज्यादा वोल्टेज मिलेगा, मतलब जितने ज्यादा उसमें आयंस होंगे। तो सॉल्ट ब्रिज भी कुछ ना कुछ इफेक्ट करता है, बस आपको ये पता होना चाहिए कि सॉल्ट ब्रिज लगाते हैं उसको लेबल करते हैं बस। तो अक्सर जो है ना सॉल्ट ब्रिज पोटेशियम नाइट्रेट का बना होता है। तो सॉल्ट ब्रिज में जो इलेक्ट्रोलाइट होता है, electrolyte in the salt bridge is usually, मतलब और भी कोई हो सकता है लेकिन अक्सर पोटेशियम नाइट्रेट होता है। ये नाइट्रेट सॉल्ट सारे सॉल्युबल होते हैं ना, तो कभी भी ग्रुप 1 के मेटल कोई अगर वो दूसरे इलेक्ट्रोलाइट में पोटेशियम आयन जा भी जाए तो वो कोई इनसॉल्युबल सॉल्ट नहीं बनाएगा। नाइट्रेट आयन भी जा रहा है तो वो भी इनसॉल्युबल सॉल्ट नहीं बनाएगा, इस वजह से। समझ आई यहाँ तक बात? जी सर। अच्छा देखो, अब होता ही ये है कि हमें ये तो समझ आया कि दो मेटल जिनका रिएक्टिविटी डिफरेंस है उनको आपस में कनेक्ट करेंगे तो हमें वोल्टेज मिलेगा। अगर आप चाह रहे हो कि हमें ज्यादा वोल्टेज मिले तो आप ऐसे दो मेटल्स को कनेक्ट करोगे जिनके बीच में रिएक्टिविटी डिफरेंस बड़ा होगा तो ज्यादा वोल्टेज मिलेगा। मतलब आगे भी आपने कॉपर और जिंक हाफ सेल कनेक्ट करें, आप मैग्नीशियम और जिंक हाफ सेल कनेक्ट कर दो तो वोल्टेज की वैल्यू कम होगी। अब मैग्नीशियम और क्या कहते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो रिएक्टिविटी ऑर्डर हम वो लेवल में पढ़ते थे, अभी फिलहाल उस रिएक्टिविटी ऑर्डर को ही देखें। तो पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनियम। तो अगर अभी हमने जो है जिंक और कॉपर को कनेक्ट करके हाफ सेल बनाया ना, अगर हम मैग्नीशियम और कॉपर को कनेक्ट करके हाफ सेल बनाएंगे जो जो वोल्टेज की वैल्यू होगी वो ज्यादा होगी क्योंकि रिएक्टिविटी डिफरेंस बड़ा है। अगर मैं एल्यूमिनियम और सिल्वर के हाफ सेल को कनेक्ट करके बनाऊंगा तो वैल्यू और डिफरेंट होगी। कैल्शियम और कॉपर को करूंगा तो और डिफरेंट होगी। तो अब ये तो हमारे पास कुछ मेटल्स हैं, इसी तरह बाकी मेटल्स देखो। और अगर मैं आपसे कहूं कि मुझे क्या कहते हैं, इन जितने भी मेटल्स हैं प्रोडक्ट टेबल में सबका एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर करके वोल्टेज बता दो, क्योंकि जब मुझे मुझे इनसे सेल बनाना है ना, तो सेल बनाने के लिए मैं सबको कनेक्ट, अगर फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूँ कि मुझे 5 वोल्ट चाहिए, 5 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस कौन से दो हाफ सेल कनेक्ट करके बनाएंगे वो देखने के लिए तो क्या मैं सारे बार बार इतने सारे मेटल्स को आपस में कनेक्ट कर करके देखूंगा? मतलब ये देखो कितना कितना लंबा काम हो जाएगा कि पहले मैं पोटेशियम को सोडियम से कनेक्ट करूं, फिर पोटेशियम को कैल्शियम से कनेक्ट करके देखूं, फिर पोटेशियम को मैग्नीशियम से, फिर पोटेशियम को एल्यूमिनियम से, फिर पोटेशियम को जिंक से। इसी तरह फिर मैं सोडियम को कैल्शियम से कनेक्ट करके देखूं, फिर सोडियम को मैग्नीशियम से, फिर सोडियम को एल्यूमिनियम से, फिर सोडियम को जिंक से। तो देयर विल बी अ लॉट ऑफ कॉम्बिनेशंस जो कि हम पागल हो जाएंगे करते करते। तो देखो जैसे हम लोग अपनी डेली लाइफ में, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहूं कि हमारे पास सम, जो समंदर है, तो अगर मैं किसी भी शहर का या किसी भी जगह का एल्टीट्यूड मेजर करते हैं तो हम उसको सी लेवल से मेजर करते हैं ना, सी लेवल जिसको हम ग्राउंड लेवल, जीरो लेवल कहते हैं।
अब अगर फॉर एग्जांपल कराची यहाँ पे बना हुआ, तो कराची का हाइट सी लेवल से कितनी है, सक्कर की हाइट सी लेवल से कितनी है, लाहौर की हाइट सी लेवल से कितनी है, हमने सी लेवल से मेजर करके रखी हुई होती है। मतलब एक बेंचमार्क, जो एक स्टैंडर्ड पॉइंट बना हुआ है, उसको हमने 0 मीटर बोला हुआ है सी लेवल को। तो कराची की सी लेवल से मेजर करके रखी हुई है, सक्कर की सी लेवल से मेजर करके रखी हुई है। लेकिन इन केस अगर आपको हाइट निकालनी है बिटवीन कराची टू सक्कर, तो आप सी लेवल से कराची की हाइट और सी लेवल से सक्कर की हाइट माइनस करोगे, तो कराची की सक्कर आ जाएगी। कराची से लाहौर की निकालने के लिए अगर मैं आपसे कहूँ कि कराची से सक्कर निकालना है, तो आप कराची से सक्कर की मेजर नहीं करोगे, आप सी लेवल से कराची की और सी लेवल से सक्कर की आपस में माइनस कर दोगे। फिर मैं आपको कहूँगा कराची से लाहौर की निकालो, आप सी लेवल से कराची की, सी लेवल से लाहौर की माइनस कर दोगे। फिर मैं आपसे कहूँगा लाहौर सक्कर की निकालो। तो हम हर दो सिटी का अलग कॉम्बिनेशन नहीं बनाएंगे, सी लेवल से सबकी निकाल के रखी हुई तो सबकी माइनस कर देंगे। इसी तरह हमने बोला कि भाई अगर दो मेटल्स को आपस में कनेक्ट करें तो वोल्टेज कितना मिले, वो अगर हम हर मेटल को आपस में कनेक्ट कर करके देखेंगे तो ये तो हजारों कॉम्बिनेशन बन जाएंगे। हमने बोला कि जैसे सी लेवल की हाइट को मेजर करते हैं ना, 0 लेवल दिया हुआ है सी लेवल को, इसी तरह से कोई एक हाफ सेल ऐसा सिलेक्ट करते हैं जिसको हम 0 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस दे देते हैं, और उससे बाकी हाफ मेटल हाफ सेल को कनेक्ट कर करके सबके वोल्टेज की वैल्यू टेबुलेट करके रख लेते हैं। जैसे सी लेवल से सारे शहरों की हाइट मेजर करके रख ली है, इसी तरह से उस पर्टिकुलर हाफ सेल से बाकी मेटल हाफ सेल को कनेक्ट कर करके वोल्टेज की वैल्यू टेबलेट करके रख लेते हैं। जैसे मैं एक स्टैंडर्ड से कॉपर हाफ सेल के, जो कॉपर हाफ सेल है ना, उसको एक स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, उसको हम कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, या स्टैंडर्ड हाफ सेल से कनेक्ट करके वोल्टेज मेजर करके रख। वो जो मैंने वोल्टेज मेजर किया ना स्टैंडर्ड हाफ सेल से कॉपर का, तो लेट से वो आया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहते हैं उसको, +0.34 वोल्ट। ठीक है, बाकी मेटल्स का भी मैंने करके रख लिया, लेट से जिंक का भी करके रख लिया, और जो जिंक का आया वो आया -0.76 वोल्ट। मतलब जब मैं कॉपर और जिंक को कनेक्ट करूंगा तो मैं इनका पोटेंशियल कनेक्ट करने से पहले मैं निकाल के बता सकता, कनेक्ट करके निकाल के देखने की जरूरत नहीं है। अब मैं देख लूंगा कि भाई क्या ये मेरा रिक्वायर्ड पोटेंशियल बन रहा है या नहीं बना, तभी मैं कॉपर और जिंक को कनेक्ट करूंगा, वरना कोई और मेटल कनेक्ट कर लूंगा आपस में। सही है। और वो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हम कैसे निकालेंगे, दोनों को माइनस कर देंगे, जैसे -0.76 और -0.34, वो मुझे पता लग जाएगा। तो ये अभी आगे हम डिटेल में पढ़ेंगे इसको, ये तो मैं बहुत ना वेग बता रहा हूँ। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमने जो है ना एक स्टैंडर्ड हाफ सेल ऐसा बनाना है, जैसे सी लेवल को 0 देते हैं ना, तो उस स्टैंडर्ड हाफ सेल को भी हम 0 वोल्ट कह देंगे। ये सारी बातें अभी फिलहाल छोड़ देते हैं। तो स्टैंडर्ड हाफ सेल को भी ना हम 0 वोल्ट कह देंगे। क्या हो गया, सही है। वो जो स्टैंडर्ड हाफ सेल हमने बनाया ना, अब हमारा सवाल ये है भाई किस मेटल को स्टैंडर्ड, तो आपका क्या ख्याल है कि किस मेटल के हाफ सेल को स्टैंडर्ड लेना चाहिए? जरूरी नहीं है वो मेटल हो, नॉन मेटल भी हो सकता है। जिसको ओ लेवल में पोटाशियम। रिएक्टिविटी ऑर्डर पढ़ते थे, जिसको, पोटाशियम एंड रीजन? सर बिकॉज वो टॉप पे है तो इट्स द टॉप मोस्ट पे तो रिएक्टिव। पोटेशियम है। हाँ तो पोटाशियम ही। पोटेशियम, देखो आप लोग ओ लेवल में रिएक्टिविटी ऑर्डर पढ़ते थे, और बहुत कम बच्चे होते हैं जो कि इसमें एक चीज आइडेंटिफाई कर पाते हैं, बोलते हैं ये रिएक्टिविटी सीरीज ऑफ मेटल्स है ना, डाउन द ग्रुप जो मतलब डाउन द सीरीज जो मेटल है वो लेस एक्टिव हो रहा है। तो वो एक सवाल ये करते हैं कुछ बच्चे कि इसमें हाइड्रोजन क्या कर रहा है बीच में,
हाइड्रोजन तो नॉन मेटल है, हाइड्रोजन का क्या काम है? तो देखो जितने भी रिएक्टिविटी हमने मेजर की है ना मेटल्स की, वो हाइड्रोजन के साथ कनेक्ट कर करके मेजर की है। हाइड्रोजन को जीरो लिया हुआ है, हाइड्रोजन बेंचमार्क है, हाइड्रोजन हमारा सी लेवल है, तो हाइड्रोजन हमारा स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड है, तो हम हाइड्रोजन को लेंगे। और हाइड्रोजन को लेने का रीजन क्या है? क्योंकि ये वाहिद ऐसा एलिमेंट है जिसके पास लीस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है सिर्फ इसके पास, इसलिए हाइड्रोजन को लेते हैं। सही। जी ओके सर। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, हाइड्रोजन हाफ सेल को हम स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास यहाँ से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन ये बाकी जितना भी पढ़ा है ना थोड़ा बहुत रिवाइज कर लेना, अदरवाइज मुश्किल होगी नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अभी जा सकते हो आप लोग। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफ़िज़।